और इस वक्त हमारे साथ चरथावल से विधायक पंकज मलिक और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हाल फिलहाल बंगाल में चुनाव हुआ, क्या खेला हुआ, ये क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माइक चलो। प्राथमिकता तो प्रथम दृष्टया तो जो जनता ने संदेश दिया उसे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जो खामियां रही उनको उजागर करने का काम भी करेंगे। जी, लोकतंत्र में वोट देना सबका अधिकार है, लेकिन वोट छीनना किसी का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह से जो हुआ वो सबके सामने है। और ये तो आजकल अच्छी बात यह है कि पहले तो लोग कहते थे कि विपक्ष हर चुनाव की हार के बाद आरोप लगाता है, लेकिन आजकल न्यूज चैनल के साथ साथ जो सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं वो अच्छाई और बुराई दोनों दिखा देते हैं, और बहुत एक्टिवली लोग लगे हुए हैं। तो उससे सारी बात स्पष्ट होती है। बहुत सारी कमियां और खामियां हैं जो इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट रहे हैं, वो सारी बातें हैं। हमारे नेता उन सारी बातों को बता भी रहे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी गए भी थे बंगाल में, सारी बातें उन्हें कही हैं। और यूपी की जनता तैयार हो रही है 2027 के लिए, चूंकि यूपी की जनता लूट पसंद नहीं करती। निर्णय हो, ईमानदारी के साथ निर्णय हो। मैं खुद 5 चुनाव लड़ चुका, बिल्कुल 3 जीता हूं, 2 हारा हूं। हमने कभी कोई इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा, जबकि हम सत्ता के समय में जब दूसरे की सत्ता थी तब उपचुनाव लड़े, जबरदस्ती हम लोगों को हराया गया जी। लेकिन हम लोगों ने कभी इस तरह की बातें की नहीं। पर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जमीन पर रहकर के सारी चीजों को देखती है और नेताओं की सत्यता को जानती है, क्योंकि नेताओं को बनाने का काम जनता ही करती है जी। टीएमसी की हार के बाद आपने क्या सीखा यूपी में 27 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने? अगर मैं ये बता दूंगा कि समाजवादी पार्टी ने क्या सीखा जी, तो हमारी सारी पॉलिसी उन्हें पता लग जाएगी। सीखा कुछ नहीं, पर ये जरूर सीखा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्या सिखाना है, और जनता ने भी मन बना लिया और तय कर लिया। एक चुनावी एजेंसी लूट नहीं होने देंगे यहाँ जी। जी, किस तरीके से रोकेंगे इस लूट को? सारी बात मैं आपको बता दूं। ये रियलिटी है। रणनीति कोई भी पार्टी किसी को नहीं बता सकती जी। आपने देखा हमने एसआईआर से क्या सीखा। दूसरे स्टेटों में एसआईआर हुआ तो यहाँ क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में एक नागरिक, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग का एक नागरिक एसआईआर के लिए गंभीर रहा और अपनी वोटों को सत्यापित करने का काम, बनवाने का काम यहाँ के मुजफ्फरनगर की जनता ने। बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद आपकी एक एजेंसी थी आईपैक, जिसको हटा दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? मुझे जानकारी नहीं इस बारे में, और जो जानकारी होगी फिर आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, और एजेंसियां तो जो है वो तो उनका प्रोफेशन है जी। मैं अगर किसी एजेंसी को हायर कर रहा हूं और काम नहीं कर रही तो मैं उसे हटा रहा हूं, बात खत्म है। बड़ी सीधी सी बात है, कोई विशेष वजह नहीं। हाँ ना, विशेष वजह कुछ है नहीं। पीडीए के नारे के साथ क्या लगता है 27 की नैया पार होगी? बिल्कुल। देखिए, पीडीए का नारा जो है ना, आप उसकी गहराई को समझिए जी, उसकी गंभीरता को देखिए। पीडीए का नारा जो अति पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात और धर्म और वर्ग के लोग हो, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, किसी भी जाति के लोग हों, चाहे पहली पंक्ति में रहने वाले लोग हों, जो अपने आप को पहली पंक्ति में रह करके पीड़ित महसूस करते हैं, समाजवादी पार्टी उनकी भी आवाज है जी। और जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, अगड़े हो, पिछड़े हों, गरीब लोग हों, जो भी पीड़ित हैं, सबकी आवाज को उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। चूंकि पीडीए का मकसद ही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी जो खराब नीतियां हैं उनको उजागर करें, और हम किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को उनसे बचाने का काम करें, कैसे उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम करें। आप देखिए, विधानसभा उत्तर प्रदेश में जब हम लोग विपक्ष के विधायक बैठते हैं, हर एक मुद्दे को गंभीरता से लेकर के हम लोगों में कई बार तो स्पीकर साहब तय नहीं कर पाते कि, चूंकि विपक्ष के लोग ही बोलते हैं और ज्यादातर लोग बोलना चाहते हैं, तय नहीं कर पाते कि किसे बुलाएं किसे न बुलाएं। 3-3, 4-4 मिनट का विषय समय दे पाते हैं, क्योंकि समयबद्ध कार्यक्रम होता है विधानसभा का, लंबे समय चल नहीं पाती। तो हम लोग बहुत गंभीरता के साथ लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर के उठाने का काम करते हैं। अच्छा, पंकज मलिक जी, दलित वोटर इस टाइम जगह जगह बटा हुआ है, तो समाजवादी पार्टी उसको साधने के लिए क्या कदम उठा रही है? मैं फिर वही बात बता रहा हूं आपको। हमारे तो देखिए, मैं तो जिस कल्चर में पैदा हुआ हूं जी, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, समाजवादी परिवार से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को कैटेगरी में बांटते ही नहीं ना। हम तो हर एक पीड़ित का आंसू पहुंचने का काम करेंगे। जो लोग जातीयता के आधार पर राजनीति करते हैं, हमने नहीं की मुजफ्फरनगर में जात के नाम पर राजनीति। मैं तो ऐसी पार्टी में रहा जिसमें मतलब आप न्यूज चैनल के सामने किसी के लिए खराब बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उसका आधार उस समय कम था जी।
और हम तो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के पीड़ित को साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। आप दलितों की बात कर रहे हैं, कोई भी गरीब हो, कोई भी जरूरतमंद हो, हर एक व्यक्ति की आवाज को उठाने का काम हम कर रहे हैं। आपने देखा, मेरे क्षेत्र में जाइए जी, जहां बारात ठहराने की जगह नहीं थी, दलित समाज में या कश्यप समाज में या सैनी समाज में, पिछड़े में, अति पिछड़े में, शेड्यूल कास्ट के लोगों में लोग आए। हम लोगों ने बिना किसी वोट की राजनीति सोचे जरूरत पूरी करने का काम किया। तो हम लोग तो हर एक वर्ग के साथ हैं। विधायक जी, आप विधानसभा, देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, समाजवाद का मतलब तो समझते हैं ना जी, हम हर एक पीड़ित की आवाज बनकर के लोगों में, इसीलिए पीड़ित का नारा भी दिया, लोगों में उपस्थित रहते हैं हर वक्त। और जब सदन चलता है, हमने कभी अपने ठेकों की आवाज नहीं उठाई, वहां कभी कोई गलत बात नहीं की। हमने किसान की आवाज उठाई, नौजवान की आवाज उठाई, मजदूर की, और हमारी बेटियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बावजूद अपराधियों को बचाने का काम किया जाता है, उन सारी बातों को हमने उठाने का काम किया। आप दलित उत्थान की बात कर रहे थे, दलित की बात कर रहे थे, हाथरस की बेटी मेरे आज भी याद है, भूला नहीं हूं मैं। और राजनीतिक लोग भूल सकते हैं, पर मुजफ्फरनगर की जनता, किसी भी समाज के लोग हों, ना तो उस बेटी के साथ हुए अत्याचार को भूली है, ना उस नेता के, जो जनता का नेता है, ना उस नेता के साथ हुए दुर्व्यवहार को भूली है। और 24 में जवाब दिया, आने वाले समय में 27 में भी इस भाजपा को जवाब देने का काम करें। आप लगातार किसानों की आवाज उठाते हैं, विधानसभा हो चाहे अपने क्षेत्र में हो, इस टाइम किसानों की क्या सबसे बड़ी समस्या है सरकार में? अभी मैं धर्मेंद्र मलिक को सुन रहा था, अच्छा लगा उनकी बातों को सुनकर के, जमीनी बात वो बता रहे थे। किसान तो दुखी है बिल्कुल, और खराब स्थिति। अभी मैं बुढ़ीना गांव में बैठा था, वहां यही चर्चा थी कि हम पैदावार बढ़ाने के लिए जिस तरह से कीटनाशक डालने के नाम पे जहर डाल रहे हैं, हम फलों में खा भी रहे हैं, सब्जियों में खा रहे हैं। देखिए, सरकार की नीतियां, चाहे फूड का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, जीरो है। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी किसान की नहीं कि वो यूनिवर्सिटीज के जाकर के धक्के खाएगा, जानकारी लेगा। ये जिम्मेदारी, ये दायित्व सरकार का बनता है। किसान वोट देता है। इतने शोधशालाएं हैं, शोध के इनके संस्थान बने हुए हैं, हर एक विभाग है इनके पास। यहां भी सरकार है, ऊपर भी सरकार है। इन्हीं का पैसा लेकर के बहुत एनजीओ भी काम करती हैं किसान के नाम पर इनके बीच में जाता कोई नहीं। बड़ी बड़ी गोष्ठी करें, किसान को गाइड करने का काम करें। किसान तो बेचारा गरीब होता जा रहा, और अब तो बुरी स्थिति है, गरीब तो हो ही रहा है, उल्टा कर्जदार हो रहा है, उल्टा मर भी रहा है। आज जाकर के देखो गांव देहात में कैंसर की क्या रेशो है, तो बीमारी भी बहुत गंभीर है। किसान दुखी और परेशान। महिला आरक्षण को लेकर, और हम लोग, जो मैं बार बार कहता हूं, अगर हमारी सरकार आई, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई, तो हम लोगों को बोलने की आजादी होगी। अगर हम किसान की, आपके मन से खुलेआम कह रहा हूं, तो आप ये कह रहे हैं किसान की स्थिति को बेहतर बनाने का काम हम करेंगे। हम सिर्फ रेट की घोषणा करके काम नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि किसान कैसे खुशहाल बने, और यही काम हम लोग करेंगे। यही प्रोग्रामिंग हम समाजवादी पार्टी की रहेगी 27 में सरकार आने के बाद। गन्ना भुगतान को लेकर देखिए, अजीब स्थिति है। देखिए, सरकार भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। मैं हमेशा गन्ने के किसान की आवाज को उठाता हूं। मैंने अभी एक सवाल उठाया पिछले सत्र में जी, पिछले से पिछले सत्र में शायद जी, चूंकि अभी तो एक दिन का सत्र हुआ था। उस सवाल में, नियमों में भी सवाल उठते हैं और सवाल लगाए भी जाते हैं। मैंने सवाल लगाया, सवाल मेरा आया, उसमें जो गन्ना भुगतान के संदर्भ मैंने पूछा, उस सवाल मेरे पास उसका जवाब आ गया। फिर नियम 56 में मैंने उठाया, उस दिन गन्ना ही था, उसमें विषय होते हैं जी। तो किसानों की बदहाली के बारे में जब मैं बात कर रहा, तो गन्ना मंत्री जी ने और सरकार ने जवाब दिया कि हम लोगों ने संपूर्ण भुगतान कर दिया। मैं खड़ा हुआ, मैंने सरकार का सरकारी कागज उठाया जी, उस पर लिखा हुआ था कि इतने 100 करोड़ बकाया है। आप, सरकार कहती कुछ और करती कुछ है। ये हो सकता है कि कुछ बेहतर स्थिति हुई हो कुछ मिलों की। हम लोग सच के आधार पर राजनीति करते हैं, झूठ नहीं बोलते जी। ये हो सकता है कि कहीं सुधार हुआ हो, कई जगह इन्होंने खराब ग्रुपों को की फैक्ट्रीज गई हैं, दूसरे ग्रुप आए हैं, ये तो हो सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से भुगतान की स्थिति ऐसी नहीं। और जो ये बार बार बात करते हैं हमने सुधार कर दिया, बताएं मुझे। मेरा सवाल था 14 गन्ना एक्ट के अनुसार 14 दिन का भुगतान कितनी फैक्ट्रीज ने किया, जिसने नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। मेरे खूब याद है, भारतीय जनता पार्टी के 2017 में राष्ट्रीय नेता, जो बंगाल के चुनाव में भी उन्हीं को कहा जा रहा है कि इनकी वजह से जीते हैं, बड़े नेता गृह मंत्री जी वहां आए थे। वहां
मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी। रखी है। उन्होंने कहा था हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, 17 से पहले की बता रहा हूं, और भुगतान नहीं होगा तो कार्रवाई कर जेल भेजने का काम करेंगे। एक मालिक को जेल, कर्मचारी को तो भेज देंगे, मालिक को तो क्या भेजेंगे, कर्मचारी को भेजना भी नहीं चाहिए। तो कहते कुछ है करते कुछ है। तो क्या मुजफ्फरनगर के किसान अब की बार सरकार को हटाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मुजफ्फरनगर के लोग सांप्रदायिकता का दंश झेल चुके हैं जी। जिस तरह से हम लोगों तो भैया मीडिया के माध्यम से ही देखा, हम गए तो है नहीं बंगाल जी। जिस तरह से हिंदू और मुसलमान की बात वहां हुई है 2013-14 में झेल चुके हैं। यहाँ सरकार भी बना दी थी। आज तक जैसे हिंदू और मुसलमान के नाम के झगड़े के बाद सरकार उत्पन्न हुई, हिंदुओं के नाम पे 100 नौकरी नहीं लग पाई मुजफ्फरनगर में, पूरे प्रदेश में, नॉट मुजफ्फरनगर। तो लोग जानते हैं, समझते हैं, बर्बादी झेली है। हम तो यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर के, आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बने बैठे हैं लोग, वो लोग भी उनके साथी सहपाठी भी मुस्लिम हुआ करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बस लोगों को बहकाने का काम करना। और मुझे उम्मीद है कि किसान, मुजफ्फरनगर की हमारी महिलाएं, बहनें, हमारे नौजवान भाई, हमारी मुजफ्फरनगर की जनता जान चुकी है और आने वाले समय में 2027 में जवाब देने का काम करेगी। प्रीपेड मीटर व्यवस्था पर क्या कहेंगे? तो बर्बाद कर रहे हैं सारी, मैं कह रहा हूं आम नागरिक। तो ऐसा शिगुफा छोड़ देते हैं बार बार हिंदू और मुसलमान का, मीटर पीटर दे करके साइड में खाल उतारने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं। ये सारी हम लोगों ने सदन में भी उठाया था, और ये सारी नीति जन विरोधी है। जनता को डायरेक्ट इनसे कोई लाभ नहीं। अच्छा, बार बार फैसले भी वापस लेने पड़ते हैं। अभी मैंने सुना है कि एक प्रयोग तो इन्होंने किया है, प्रीपेड से हटा करके शायद पोस्टपेड कर दिया। ये बहुत खराब स्थिति है। हर चीज को बेचने का काम करें। अच्छा, इनके पास ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें जनता के जाकर के पूछ तो लें। हो सके मैं सारी बात गलत कहता हूं, हो सकता है मेरे पास जो लोग आते हो जिनसे मुझे सारी बातें पता चली हैं वो सिर्फ मेरी ही मानसिकता के आते हो। सरकार तो सबकी है ना बनने के बाद। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार के जो अंग हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं हर जनपद में जो बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच में जाएं, जनता के समूह में जाकर के बात करें और पूछें कि इनसे क्या होगा। मॉनिटरिंग तो कर लें। अब मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग के नाम पे मीटिंग करते हैं, अधिकारी बैठ जाते हैं, जनता के रसूल लोग भी नहीं होते। तो इन्हें वास्तव में जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वो उन्हें कुछ जानकारी ज्यादा यहाँ से मिल नहीं पाती। इसीलिए खराब नीतियां बना करके लोगों का शोषण करने का काम यहाँ। विधायक जी, महिला आरक्षण को लेकर अभी क्या कहेंगे, जो घुमाने की कोशिश करी, डिलिमिटेशन? समाजवादी पार्टी तो चाहती है महिला आरक्षण हो, बिल्कुल चाहती है। अच्छा, ये जो महिला आरक्षण हो रहा था जिसकी जिस तरह से लाए थे, एक महिला पूरे प्रदेश में ये कह दे, पूरी बात को जान करके एक भी महिला नहीं कह सकती कि किसी आम महिला का इससे फायदा। बताओ किसी आम महिला का इससे क्या फायदा है? आप आरक्षण दो, अच्छी बात है, दो, काबिल महिलाएं हमारी बहनें आगे आएंगी, अच्छी बात है। और लेकिन मेरे भाई डिलिमिटेशन करके दोगे, इसके आधार पर डिलिमिटेशन करना चाहोगे? ये तो झूठ का पुलिंदा था। सिर्फ एक संदेश देना चाहते थे गलत तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, एक ऐसी कल्चर ये लाए हैं कि झूठ को चलाने के लिए भी कैंपेन चलती है, बाकायदा टेंडर होते हैं, बहुत सारे इनके कैंपेन के इनके विभाग बने हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक नेता के खिलाफ तो पप्पू कैंपेन ही चला दिया था, उसका नाम ही पप्पू कैंपेन था जी। तो कैंपेन चला करके जो झूठ को परोसने का काम करते हैं, उनकी सारी बात जनता को पता है। अच्छा, एक बात और बताओ, मुझे उम्मीद है कि मैं आज पब्लिक एशिया न्यूज के सामने बैठा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप झूठ को परोसने का काम नहीं करोगे। लेकिन जनता, समझो बात को, जनता सब जान चुके। अगर पंकज मलिक यहां बैठ करके झूठ बोल करके जा रहा है तो कोई ना कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर देगा, मैं रोक नहीं सकता। बिल्कुल, सरकार झूठ बोलेगी तो सरकार का भी कह देंगे। आजकल तो ऐसे ऐसे चैनल चल रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, लोगों को पूरी आजादी है, लोग डालते हैं और साफ पता कर दे, मतलब स्पष्ट रूप से बता देते हैं, चाहे वो कितना भी दबाला, जनता नहीं दबती। सच्चाई अब सबको पता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपके जो 2012 से कार्यकाल था उसको कह रहे हैं गुंडा राज था, उस पर क्या कहेंगे? लगातार वो गुंडा राज कर रहे हैं। देखिए, अब क्या स्थिति है, एनसीआरबी के आंकड़े देखे उठा करके आपने, महिलाओं के साथ अत्याचार में टॉप पे हैं हम लोग, टॉप पे। और मुख्यमंत्री जी राजनीति के नाते ऐसी बात कह रहे हैं, कम से कम ये बहुत जिम्मेदार लोग यहां बैठे हैं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग या किसी भी पार्टी के लोग आपको ये बता देंगे, कम से कम पहले
समाज के जिम्मेदार लोगों की बात तो सुनी जाती थी। अब तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे, मैं देखिए खुलेआम बोलता हूं, जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने बोलने की हैसियत नहीं रखते, बोल नहीं पाते। अब जब वर्कर आपकी बात को आगे बता नहीं पाएगा तो सच्चाई का क्या पता चलेगा। एक विधायक हूं मैं, जनता ने मुझे चुना है, मैं भी तो जाकर के ऊपर गलत बोल सकता हूं और सच्चाई का कोई मीटर उनके पास है नहीं। आप जानना नहीं चाहते। तो खराब स्थिति है भैया, बहुत खराब स्थिति। विधायक जी का आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ये न्यू समाजवादी पार्टी है, तो लोहिया और मुलायम सिंह से अलग क्या न्यू है इसमें? नहीं, उन्होंने ये कब कहा है? नया कल कहा। नहीं, न्यू समाजवादी पार्टी कहा है कि हर तरह से हम लोग लड़ने को तैयार है। तो पहले के समाजवादी में अब क्या फर्क है? पहले की समाजवादी पार्टी को जिस तरह से 2022 में इन्होंने हराया था, हरा नहीं पाने के। जिस तरह से दंगों से आरोपित करने का काम किया था, अब कर नहीं पाने के। इसलिए नई समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पे लड़ने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। 2027 में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा या आप नहीं देखते, हमने तथ्यों के आधार पर विरोध किया, ऐसे विरोध नहीं कर दिया। सदन में जो विरोध किया, तथ्यों के आधार पर विरोध किया। एक भी बात को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाए। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए हमने कब महिलाओं का सम्मान नहीं किया? और कहां से इस आरक्षण, अगर महिला आरक्षण की बात करें तो कहां से इस आरक्षण से महिलाओं को दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं कि आप आरक्षण के साथ साथ एक आदेश ये जारी कर दें, अगर आप महिलाओं को मजबूत करना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं, नारी सशक्तिकरण के पक्षधर हैं, तो आप ये संदेश दें और ये आदेश कर दें सरकार के रूप में कि जो भी बच्ची हमारी ग्रेजुएशन करेगी उसकी नौकरी की 100% जिम्मेदारी उसकी काबिलियत के आधार पर सरकार की होगी। घोषणा तो करें, हम तो चाहते हैं करें। और जो भी घटना होगी महिलाओं के साथ, अब सामूहिक बलात्कार की घटनाएं आते हैं, उसमें भी लोगों को बचाने का काम किया जाता है। जिलाध्यक्षों पर आरोप लगते हैं, उसमें अरे पहला काम यह है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हर जगह राजनीति नहीं होती। समाजवादी पार्टी हमेशा से जनता को आगे रखने का काम करती है और जनहित के काम करती है। युवा आपको काफी फॉलो करते हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं युवाओं से यही बात कहूंगा, अगर पंकज मलिक झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो पंकज मलिक के नकाब को उतारने का काम करो। युवाओं को खासतौर से मुजफ्फरनगर के ऐसे नेता की और ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसे काम करे कि जो समय चल रहा है उस समय में ऐसा आधार रखे, ऐसी मजबूत नींव रखे कि आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसका लाभ उठा सके। झूठ परोस करके दंगा कराना, सांप्रदायिकता बढ़ाना वो गलत है। सच्चाई को देखे यहाँ का युवा, और जो सच है उस रास्ते को अपना करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सिर्फ राजनीति से भी कुछ नहीं होता, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और जनहित के कामों में इंटरेस्ट लेकर के जो आज कुरीतियां हैं उनसे अपने आप को बचा कर रखने का। 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह फॉर्म में आ चुकी है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी तैयार है। कितनी सीटें आएंगी? हम सरकार बनाएंगे, भगवान ने चाहा बिल्कुल सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ईश्वर ने चाहा 2027 के रिजल्ट के बाद फिर आपसे बैठ करके बात होगी। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि उस समय हम सरकार की तरफ से अपनी बात रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत